Good morning to all of you. Let's continue. Chapter number 7, P block. In this video, we discuss about group 18 element. Group 18 element. That is last group of P block, and this video is last video for P block. That's right, group 18 element. तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो आपको याद होगा ग्रुप 18 में हीलियम, हीलियम के बाद में नियॉन, नियॉन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टॉन, और उसके बाद जीनोन और रेडॉन. दैट्स राइट, दीज आर था ग्रुप 18 एलिमेंट. और आपको ये भी पता है कि रेडॉन जो होता है वो यहाँ से रेडियो एक्टिव होता है. अब आप इनका मास एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं. हीलियम का 2 होता है, उसके बाद आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नियॉन का 10 हो जाएगा. फिर से अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18. फिर आपको कितना ऐड करना है, 18, 18, 36. फिर आप कितना ऐड करेंगे, अगेन 18, तो 36 एंड 18, 54. और फिर आपको ऐड करना है 32, 32 ऐड करेंगे दैट इज 86 हो जाएगा. दैट्स राइट. 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, इन एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है. हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता. ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण से ये जनरली दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं. दीज आर इनर्ट गैस. लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से जो जीनॉन और क्रिप्टॉन है ये दोनों कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं. इसका मतलब दूसरों के साथ में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होते. तो फिर इनको क्या कहने लगे हैं, तो कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होते, इसलिए इनको हम आजकल क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं. दैट्स राइट. कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आजकल नोबल गैस कहते हैं. नोबल गैस कहते हैं. अगर इनकी ऑक्यूरेंस देखी जाए, अगर बेटा हम इनका ऑक्यूरेंस देखें, तो ये जो होती हैं बेटा, ये जो नोबल गैसें हैं ये बहुत रेयर गैस होती हैं. और कहाँ पर मिलती हैं, रेयर अमाउंट में कहाँ पर मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है. हमारी जो एयर है ना, उस एयर में मिलती हैं. इसलिए कई बार ये जो गैस होती हैं नोबल गैस, इन गैसों को क्या कहा जाता है, इनको एरोजेंस भी कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है, एरोजेंस भी कहते हैं. दैट्स राइट. क्योंकि ये कहाँ पर मिलती है, एयर में मिलती है इसलिए. लेकिन होती कैसी हैं, बहुत रेयर होती हैं. दैट्स राइट. अक्यूरेंस के बाद अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपको पता है हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए इसका तो -2 ही होगा. बाकी की और जो बच गई हैं, ठीक है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन, इनका सबका लास्ट जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2Np6. तो इसका मतलब इनका जो सबसे लास्ट जो शेल होता है, उस लास्ट शेल के S जो सब शेल है बेटा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और P सब शेल है 6 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, तो इनका जो सबसे लास्ट सब शेल होता है, उस सबसे लास्ट सब शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं. इट मीन्स इनका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है. और कंप्लीट होने के कारण ही ये इनर्ट होते हैं, बट कुछ रिएक्ट कर लेती हैं, इसलिए इनको हम नोबल गैस कहते हैं ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट. दैट्स राइट. इसके बाद में अब हम बात करें इनके थोड़ी कंपाउंड नहीं, पहले थोड़ी और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं. देखिएगा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी बटे हैं. अगर हम जनरल बात हो गई हो तो अब हम इनकी और जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करें. और उनमें भी सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इनके साइज का, तो आप बता सकते हैं साइज क्या होगा, ऑन गोइंग अप टू डाउन देयर साइज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेज. अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा. ठीक है. अगर हम इनके आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब सीधा सा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है. तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा कहाँ रिलीज इजीली हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं साइज बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है. दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज इजीली. तो ऑन गोइंग अप टू डाउन जाएंगे तो IE जो है वो डिक्रीज होता जाएगा.
ठीक है ना। इसके अलावा इनके अगर डेल EGH की बात करें तो इनका जो डेल EGH है, पहली चीज़ तो सुनिएगा, इनका जो डेल EGH है ये पॉजिटिव होता है। दैट्स राइट, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि डेल EGH एक्चुअल में क्या होता था कि अगर आपके पास कोई एटम है और इस एटम को आपने क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना होता है। दैट्स राइट, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो उसका एनायन बन जाएगा और बाहर एनर्जी निकलेगी। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है दैट इज डेल EGH, और एनर्जी रिलीज होगी इसलिए ये एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो डेल EGH की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। दैट्स राइट, बट यहाँ क्या होता है, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है इसलिए। और गेन नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या करना है, इनको इलेक्ट्रॉन देना भी है और साथ में इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, साथ में हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब अब की बार आपको एनर्जी उल्टा देनी और पड़ रही है, इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी। इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। दैट्स राइट, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, तो देखिएगा ये बहुत छोटा है ना, तो यहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो डेल EGH पॉजिटिव होगा, और अप टू डाउन जाएंगे तो ये डिक्रीज होती चली जाएगी। दैट्स राइट, ये हो गई इनकी कुछ प्रॉपर्टी। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी हम देखें तो सबसे पहली बात, ये सारी की सारी याद रखना है आपको, यूनी एटॉमिक गैस होती हैं, सब यूनी एटॉमिक गैस होती हैं। ठीक है ना। कभी भी आपने हीलियम गैस पढ़ा है, ऐसा लिखा कि He2, ऐसा होता ही नहीं है। ये तो एक अकेले एटम के फॉर्म में ही होती है हीलियम गैस, नियॉन गैस। बट नाइट्रोजन गैस पढ़ा तो N2 पढ़ा होगा, वो डाई एटॉमिक है। बट ये कैसी होती है, मोनो एटॉमिक होती है। दैट्स राइट, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मेरे साथ नोट्स लिखते रहिए इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ का। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है। इनका MPBP कैसा होता है, ऑब्वियसली लो होगा। इनका जो MP और BP है कैसा होता है, लो होता है। दैट्स राइट, ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्स। MPBP जो है लो किस लिए होता है, क्योंकि इनके बीच में ना तो कोई कोवलेंट बॉन्ड होगा ना आयनिक होगा, तो बहुत इनके जो एटम्स उनके बीच में बहुत वीक फोर्स लगेगा। और कौन सा लगेगा, ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्स। अगर आपके पास में हीलियम है या नियॉन आपके पास में है, तो वो जो हीलियम है उसका एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, इनमें किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं होगा, बस इनके बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्स ही लगेगा, जिस कारण से इनका MPBP कैसा होगा, कम होगा बेटा, वीक डिस्पर्जन फोर्स। और आपको याद हो तो 11th क्लास में से डिस्पर्जन फोर्स को ही हमने लंदन फोर्स भी कहा था। दैट्स राइट, जो कि वीक होता है। ये इसकी हो गई है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो आपके पास में 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इनका फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनाया गया, इनका सबसे पहला कंपाउंड कौन सा था। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। पहले तो यही मानते थे कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इनके कंपाउंड बनाए गए तो पता चला कि ये रिएक्ट भी करते हैं। दैट्स राइट, फर्स्ट कंपाउंड कब बनाया गया बेटा, तो 1962 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट, नील बार्टलेट, ये एक साइंटिस्ट था। देखिए उसने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम में लिया, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस 18 ग्रुप का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड लिया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, और ये जो होता है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, ये बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है,
ऑक्सीडेशन कर देता है और एक आयनिक कंपाउंड बना देता है। और कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाता है, वो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है ये, और इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेता है। तो O2 को तो O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और खुद जो है ये इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना देता है, फिर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक आयनिक कंपाउंड बना देता है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो था वो O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू O2 पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकालोगे तो ऑब्वियसली इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी यहाँ दी है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स राइट। अब नील बार्टलेट जो था उसने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, क्या किया कि ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और जीनोन अगर लिया जाए और इस जीनोन को एनर्जी दी जाए और एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाला जाए, तो बेटा जीनोन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जीनोन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स इक्वल होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये अप्रॉक्स होती है 1175 किलो जूल पर मोल, और जीनोन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में है। दैट्स राइट 11। तो इससे उसने आइडिया लगाया, तो इससे बेटा उसने आइडिया लगाया नील बार्टलेट ने कि जब दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अप्रॉक्स इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों को ही रिएक्ट करना चाहिए एक जैसे। तो उसने क्या कहा कि जब ऑक्सीजन यहाँ रिएक्ट कर रहा है तो क्यों ना हम ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पर क्या काम में ले लें, जीनोन काम में ले लें। तो उसने फिर क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाया और ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ जीनोन लिया, और जीनोन की रिएक्शन उसने किसके साथ कराई, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ में। तो क्या होता है, तो सेम ऑक्सीजन की तरह ही जीनोन भी रिएक्ट कर लेता है, जीनोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और इसके इलेक्ट्रॉन को प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड गेन कर देता है। ऐसा कंपाउंड बन जाता है। दैट इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये दो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहला जो नोबल गैस का कंपाउंड बनाया किसने बनाया, नील बार्टलेट ने। ठीक है, कौन सा बनाया, ये कंपाउंड बनाया, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का कोई कलर भी होता है। दैट्स राइट, इस कंपाउंड का कलर भी होता है, और कौन से कलर का कंपाउंड होता है ये रेड कलर का कंपाउंड होता है, ये वाला। किससे बनाया, आइडिया कहाँ से लगा, आइडिया लगा ऑक्सीजन से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन से। क्या कॉन्सेप्ट यूज यहाँ पर हुआ, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है ये ऑक्सीजन को जब क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीजन को जब ऑक्सीडाइज कर देता है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसके बराबर होती है, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो जीनोन के बराबर होती है। इसलिए ऑब्वियसली ये जीनोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए ऑक्सीजन की जगह जीनोन को यूज किया तो भी एक रेड कलर का कंपाउंड बना। दैट्स राइट, दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड, दैट वाज द फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद फिर जो दूसरा कंपाउंड बनाया गया वो क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन लिया, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई और क्रिप्टॉन फ्लोराइड कंपाउंड बना दिए। आज तो जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। दैट वाज द फर्स्ट कंपाउंड, बट आज जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा चुका है। इवन क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। दैट्स राइट। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है ये आपको याद रखना है, किसने बनाया, कहाँ से आइडिया आया और कौन सा बनाया। ठीक है, इनके बहुत सारे जो कंपाउंड है वो बनाए जा चुके हैं। अब आपके सिलेबस में कुछ कंपाउंड है जो कि आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में जीनोन जो है बेटा उस जीनोन के कंपाउंड है, केवल जीनोन जो है उस जीनोन के कंपाउंड आपके सिलेबस में है, और हम उन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड। जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड,
जीनोन और फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करके बेटा बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। दीज आर नोन एज जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड। दैट्स राइट। कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं बेटा? तो देखो, जीनोन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो बेटा देखिएगा क्या होता है। जीनोन और फ्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो बेटा जीनोन डाइफ्लोराइड XeF2 बनता है, XeF4 बनता है और XeF6 बनता है। 3 टाइप के जो कंपाउंड है वो बनते हैं। दैट इज जीनोन डाइफ्लोराइड, that is xenon tetrafluoride, and that is xenon hexafluoride, that is xenon tetrafluoride and that is xenon hexafluoride। ठीक है, 3 टाइप के जो कंपाउंड है वो जीनोन और फ्लोरीन से मेजर बनते हैं। ठीक है, कब कब कौन सा बनता है, तो कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या रिएक्शन याद रखनी है? अगर आप जीनोन और फ्लोरीन दोनों के रिएक्शन कराते हो, अब ये जो 2-3 रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी ही है। जीनोन और फ्लोरीन दोनों के रिएक्शन कराओ, बट यहाँ से जीनोन जो है उस जीनोन को आपने रखना है एक्सिस में। जीनोन किस में रखना है आपने? जीनोन यहाँ पर एक्सिस में रखना है। अप्रॉक्स इनका रेशियो 2:1 रखते हैं। दैट्स राइट। तो जीनोन और फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। टेम्परेचर जो है वो रखते हैं हम अप्रॉक्स 673 केल्विन और प्रेशर जो है वो लगाते हैं 1 बार। तो बेटा एक जीनोन और एक F2 रिएक्ट करके बनाते हैं XeF2। इस कंडीशन में XeF2 बनता है। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी जाए, ठीक है बेटा, क्या कंडीशन कर दी जाए? अगर जीनोन लो और रिएक्शन करा दो फ्लोरीन गैस के साथ ही, ऑब्वियसली दोनों के दोनों गैसें हैं। ठीक है, गैसें हैं, तो जीनोन गैस आपने ली, फ्लोरीन के साथ आपने रिएक्ट करा दिया। बट अब की बार आप कंडीशन क्या लगाते हैं? दोनों की कंडीशन लगाते हैं 1:5। तो फ्लोरीन जो है वो आपने एक्सेस में लिया है। ठीक है, 1:5 में रिएक्शन करा दो। टेम्परेचर कितना लगाना है? टेम्परेचर लगाना है आपने 873 केल्विन और प्रेशर जो है वो प्रेशर लगाना है आपने 6 to 7 बार, इतने प्रेशर पर। तो क्या होता है बेटा, इस जीनोन के साथ में ना 2 F2 रिएक्ट कर लेते हैं और जीनोन के साथ जब 2 F2 रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देते हैं? XeF4 बनता है, जीनोन टेट्राफ्लोराइड बन जाता है। दैट्स राइट। और इसके अलावा अगर थर्ड में रिएक्शन की बात करूं, अगर आपने जीनोन ही लिया है गैस होगा, ऑब्वियसली फ्लोरीन आपने लिया है गैस होगा, दोनों की रिएक्शन कराएं, बट रिएक्शन का जो रेशियो है वो 1:20 अगर आप रखें, 1 मोल इसका ले और 20 आप इसका लें, तो आपकी बार फ्लोरीन और ज़्यादा आपने ले लिया है। दैट्स राइट, फ्लोरीन और ज़्यादा लिया है। और टेम्परेचर अगर आप यहाँ पर लगाएं 573 केल्विन और प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर दें 60 to 70 बार हाई प्रेशर पर। तो अब की बार क्या होता है? अब की बार बेटा इस जीनोन के साथ 3 F2 रिएक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है XeF6, जीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो देखिए इस रिएक्शन में जीनोन डाइफ्लोराइड, इसमें टेट्राफ्लोराइड, इसमें हेक्साफ्लोराइड। जब आप क्या करते हो, अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करते हो, तो आपको ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन हैं वो तीनों रिएक्शन याद रखनी है, एग्ज़ाम में इनमें से पूछी जाती है। इस तरीके से हम जीनोन फ्लोराइड को बना सकते हैं। दैट्स राइट। इसके अलावा एक और भी मेथड है जीनोन फ्लोराइड बनाने का, और वो मेथड क्या है कि अगर आपके पास में ये हो, कौन हो, XeF4 अगर आपके पास में है, ठीक है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी है O2F2 से। अब O2F2 का ही हमने पढ़ा है फ्लोरीन वाले में, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? ये फ्लोरीनेटिंग होता है। कैसा होता है? ये फ्लोरीनेटिंग होता है। दूसरों को क्या करता है? फ्लोरीन प्रोवाइड करवाता है। और इसे आप हीट कर दें अप्रॉक्स, वही समझते हैं ना 143, तो आप हाँ बस इसी पर अगर आप इसको हीट कर दें तो बेटा ये फ्लोरीन इसके पास आ जाता है, जिससे क्या बन जाता है? XeF6 और साथ में O2 अलग हो जाती है। इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। ये हो गया इनको बनाने के मेथड्स। बनाने के मेथड्स के बाद में फिर आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हैलोजन फ्लोराइड बने हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी।
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये जितने भी आपने बनाए, कौन से, XeF2 बनाया, XeF4 बनाया, XeF6 बनाया, इन सब की अगर फिजिकल स्टेट देखी जाए बेटा तो ये सब के सब कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। बट ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, दैट्स राइट। ये जो है ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके अलावा सारे के सारे फ्लोराइड जो होते हैं ये सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दैट्स राइट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दैट्स राइट। बट ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम आते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। और केमिकल प्रॉपर्टी में भी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलाइसिस, जो कि पूछा जाता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब तो समझ रहे हो, सीधा वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके देखिए क्या करते हैं, देखना। अगर आपके पास में XeF2 है और अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ में, तो बेटा देखिएगा क्या होता है। ये वाटर है, इसके साथ आपने रिएक्शन करा दी तो ये वाटर को, क्योंकि हमने कहा ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता है वाटर किस में ऑक्सीडाइज होगा, तो वाटर जो है वो देखिएगा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो F हैं, ये F यहाँ से चारों H को पकड़ के क्या बना देंगे, 4HF। दोनों के दोनों जीनोन अलग हो जाएंगे और यहाँ से O और O आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, O2। तो जो वाटर है ना, इस वाटर को इन्होंने ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, दैट्स राइट, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर दिया, हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा इनकी जो थर्ड जो रिएक्शन है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद फ्लोराइड डोनर, रिएक्शन विद फ्लोराइड डोनर, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड जो कि फ्लोरीन को डोनेट कर सकते हैं, ये उनके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, और अगर कोई फ्लोरीन एक्सेप्टर है ना उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास में हो XeF6 और इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम फ्लोराइड के साथ में या फिर सीजियम फ्लोराइड के साथ में करा दो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये जो होते हैं बेटा ये फ्लोराइड डोनर होते हैं। ये अपना जो फ्लोराइड है वो इसको पकड़ा देते हैं और ये पकड़ के क्या बना देता है, XeF7, और क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव इससे जुड़ा रहेगा। इस तरीके का आयनिक कंपाउंड बना देगा। इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तब भी क्या होगा, तब भी यही होने वाला है। रिएक्शन कराओगे यहाँ से सीजियम पॉजिटिव, F नेगेटिव जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, XeF6 नेगेटिव, और इसके साथ में सीजियम पॉजिटिव जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, फ्लोराइड डोनर के साथ। इसके अलावा ये फ्लोराइड डोनर के अलावा किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, दूसरों को फ्लोराइड दे भी देते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो होगा आपका रिएक्शन विद फ्लोराइड एक्सेप्टर, रिएक्शन विद फ्लोराइड एक्सेप्टर्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, दैट्स राइट। जैसे अगर आपने इनकी रिएक्शन कराई, अगर आपने लिया जीनोन डाइफ्लोराइड और रिएक्शन करा रहे हैं PF5 के साथ में, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से ये जो जीनोन डाइफ्लोराइड है ये अपना जो फ्लोराइड है वो इसको दे देता है, तो जीनोन F और इसके साथ एक और F, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, XeF पॉजिटिव, और ये F जब इसके पास आ जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से PF6 नेगेटिव। इस तरीके का आपके पास में आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, दैट्स राइट। अगर आपने क्या लिया हुआ है XeF4, इसकी रिएक्शन करा दी SbF5 से,
एंटीमनी टेट्राफ्लोराइड से। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये अपना एक जो फ्लोराइड है वो इसको डोनेट कर देंगे, जिससे क्या बच जाएगा ये HCF3 और इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और वो वहाँ से क्या बन जाएगा, वो वहाँ से बन जाएगा आपका SbF5 थे, एक फ्लोरीन और आ गया 6 और नेगेटिव। इस तरीके से अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो बेटा इनका हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोराइड डोनर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। दैट्स राइट। लेकिन इनमें से जर्नली ये रिएक्शंस नहीं आती हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आने वाला है ना एग्ज़ाम में, वो सुनिएगा। वो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है बेटा, वो क्वेश्चन आता है इनका स्ट्रक्चर दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, किस किस का स्ट्रक्चर बेटा, HCF2 का, HCF4 का और HCF6 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इजी है, कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सा आपको क्या करना है, याद रखना है ये जीनोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2Np6, तो P में 6 और S में 2, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन। अब HCF2 बनाना है, तो बेटा ये कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ और दूसरी फ्लोरीन के साथ, ये लीजिए। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, और लोन पेयर कितने होंगे, 1 2 3 लोन पेयर। तो HCF2 के अंदर बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लोन पेयर कितने होते हैं, 3, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 2। ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ तो इसमें क्या है, HCF4 में 4 फ्लोरीन जोड़ना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, बस इसके साथ और 2 फ्लोरीन जोड़ दीजिए। ये लो, अब देखिएगा बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 1 2 3 4, लोन पेयर 2। तो इसमें जो लोन पेयर है वो होंगे 2, बट बॉन्ड पेयर होंगे 4। दैट्स राइट। और इसमें कितना होगा, HCF6 में, तो आपकी बार 2 फ्लोरीन और आपने जोड़ दिए, ये लीजिए। तो बताइए बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर हो गया 1। तो यहाँ से लोन पेयर जो है वो हो गया 1 और बॉन्ड पेयर जो है वो हो गया है 6। ये लीजिए। अब यहाँ से देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7। अब 5 कैसे अरेंज होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 5 कैसे अरेंज होते हैं बेटा। तो ये पाँचों के पाँचों जो हैं ये इस तरीके से अरेंज यहाँ पर हो जाएंगे, पाँचों अरेंज होंगे। यहाँ लोन पेयर 3 है ना, तो तीनों किस में अरेंज होंगे, तो ऐसा वेस्पर थ्योरी में आपको याद होना चाहिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में याद होना चाहिए कि सेंटर में ये फ्लोरीन रहेगा और 3 जो लोन पेयर हैं, इसके लोन पेयर 3 है ना, ये 3 जो लोन पेयर हैं वो आपके कहाँ पर रहेंगे, जब हम इनका रिपल्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल में ये तीनों के तीनों जो हैं ये मिल करके एक ट्राइगनल बना लेंगे ऐसे करके, और फिर इस ट्राइगनल के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। दैट्स राइट। कैसा स्ट्रक्चर है ये, ट्राइगोनल, इसके ऊपर एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसका होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा। बट ज्योमेट्री जब आप डिफाइन करोगे तो ज्योमेट्री में किसको कंसीडर नहीं करेंगे, ज्योमेट्री में बेटा ये जो लोन पेयर है ना, इन लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, और इनको कंसीडर नहीं करोगे लोन पेयर्स को, तो फिर कैसी ज्योमेट्री आ जाएगी, एकदम देखिएगा ज्योमेट्री जो है वो एकदम सीधी रह जाएगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री वो कैसी होगी, लीनियर होगी। दैट्स राइट। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होंगे, तो ये आपके पास में सेंटर में जीनोन है। इस जीनोन से क्या होगा बेटा, एक फ्लोरीन ऐसे, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, और इन चारों फ्लोरीन ने मिलकर के देखो क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया प्लेनर में, प्लेनर में स्क्वायर बन गया है। अब क्या होगा, अब बेटा इससे एक जो लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर अप और एक लोन पेयर परपेंडिकुलर डाउन। दैट्स राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा ओक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर अगर इन सब को मिलाओगे तो 4 हेड्रल ऊपर और 4 हेड्रल नीचे, ऑक्टाहेड्रल। बट अगर ज्योमेट्री आपको पूछेगा तो ज्योमेट्री को कंसीडर करेंगे, तो ज्योमेट्री कैलकुलेट करेंगे तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, लोन पेयर को भूल जाइए। तो फिर क्या बच गया, केवल ये स्क्वायर प्लेनर बच गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी स्क्वायर प्लेनर, याद रखनी है। दैट्स राइट। अब इस पे आ जाइएगा, जीनोन हेक्साफ्लोराइड पे। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 7। टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कितने हैं बेटा, 7। और 7 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसा अरेंज होंगे, तो देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। सेंटर में होगा आपका जीनोन, और इस जीनोन के साथ क्या होगा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। इन चारों फ्लोरीन ने मिलकर क्या बना दिया, स्क्वायर प्लेनर। दैट्स राइट, स्क्वायर प्लेनर। और उसके बाद क्या होगा, एक जो फ्लोरीन है वो परपेंडिकुलर अप और एक परपेंडिकुलर डाउन। ठीक है, इन सब को मिलाऊंगा तो ये मेरे पास बन गया ऑक्टाहेड्रल। बट अभी तो देखिएगा ये बॉन्ड पेयर हुए 6 फ्लोरीन, अभी एक लॉन पेयर भी तो होगा। तो एक जो लॉन पेयर है वो कहीं पर भी बना सकते हैं, क्योंकि हर तरफ से इक्वल कंडीशन है। तो जैसे ही जहाँ भी लॉन पेयर बनाओगे ये लॉन पेयर इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने से यहाँ जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या होगी, होगी तो ऑक्टाहेड्रल ही, ऑक्टाहेड्रल ही। बट ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। किसके कारण से, इस लॉन पेयर के कारण से। तो यहाँ जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। दैट्स राइट। अगर आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज sp3d, यहाँ पर होगा sp3d2 और यहाँ होगा sp3d3। बस राइट, ये इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, 11वीं क्लास में कहीं पढ़ा होगा कैलकुलेशन, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी याद रखना है, स्ट्रक्चर बनाना भी आपको इनका आना चाहिए और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये हो गया जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड के बाद में अब दूसरे टाइप के जो कंपाउंड है वो है जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। दैट्स राइट। तो चलिए अभी अगला टॉपिक डिस्कस करें, जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। तो जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, दैट्स राइट। कौन कौन से होते हैं जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, देखिएगा। जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, जीनॉन और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेंगे। तो देखिए अभी हमने लास्ट जो कंपाउंड पढ़ा वो कौन कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था लास्ट जो कंपाउंड पढ़ा दैट इज XE, और इस XE के साथ में 1F 2F 3 4 5 और 6। दैट्स राइट। अगर हमारे पास में ये जो XeF6 बना है इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो देखिएगा जब एक वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो बेटा यहाँ से 2 HF कहाँ चले जाएंगे, बाहर, और दोनों की जगह ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा, जीनोन के ऊपर बेटा 1 2 3 4 तो क्या रहेंगी फ्लोरीन, और एक इसके साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्या बना है, XeOF4 बनेगा। दैट्स राइट। अगर इसका अगेन फिर से हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो एक और वाटर काम आ जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 वाटर फिर बाहर चले जाएंगे। तो अब क्या बचा है, अब बचा है जीनोन, और जीनोन के ऊपर बेटा 2F तो ऐसे ही रह जाएंगे, और डबल बॉन्ड करके एक ऑक्सीजन तो उस वाटर वाला और एक इस वाला। तो अब जो कंपाउंड बना दैट इज XE, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, F भी हो गए 2, XeO2F2। दैट्स राइट। और उसके बाद में फिर से अगर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी तो बेटा फिर से देखिएगा कितने HF, 2 और चले गए। तो अब क्या बनने वाला है, अब आपके पास में बनेगा XE, और XE के ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, अब बनेगा XeO3। तो देखिएगा जीनोन और ऑक्सीजन के 3 टाइप के कंपाउंड बनेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब वो देख लीजिए आपको कैसे कैसे बनाने हैं। दैट्स राइट। XeOF4 बनेगा, XeO2F2 बनेगा और XeO3 बनेगा। ठीक है। अब कब कौन सा कंपाउंड बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ये XeO3 कैसे बनेगा। तो XeO3 में देखिएगा आपको सारे एफ हटाने हैं, दैट्स राइट। इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको कराना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ XeO3, प्रिपरेशन ऑफ XeO3। XeO3 हम कैसे बनाएं, जीनोन ट्राईऑक्साइड कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिएगा क्या कराना है, बाय कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 एंड XeF4। कैसे बनाते हैं हम इसे बनाते हैं बाय कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 एंड XeF4। XeF4 और FC6 दोनों का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, ठीक है। तो ये बनता है, देखिएगा अगर मान लीजिए आपने XeF6 लिया तो सीधा का सीधा आपको कितने वाटर की नीड पड़ेगी, तो आपको 3 क्या लेने हैं, वाटर, 3 वाटर। XeF6 आपने लिया तो 3 वाटर यहाँ से ले लीजिए। 3 वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो ये सब के सब कहाँ चले जाएंगे, बाहर। कितना चला गया है, 6 जो है वो HF बाहर जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, XeO3 बन जाएगा। अगर आपने XeF4 लिया है तो इससे थोड़ी रिएक्शन है वो डिफ़िकल्ट होती है, अगर आपने XeF4 लिया है तो, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है इसका हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए, तो XeF4 जो आपने लिया है उस XeF4 के आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जो है वो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और वाटर जो आपको यहाँ से लेना होता है वो वाटर लेना होता है 12 वाटर, ठीक है। H एक वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा, चौथा, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 वाटर। अब देखिएगा 12 जो वाटर हैं इनमें कितनी हाइड्रोजन हो गई है, देखिएगा हाइड्रोजन 1 2 ऐसे सबको काउंट करोगे तो 12 2 जा कितनी हो गई है, 24, दैट्स राइट, 24। और यहाँ से फ्लोरीन भी कितना है, फ्लोरीन को भी काउंट कीजिए, 4 4 4 6 24 ही क्या है, फ्लोरीन, दैट्स राइट। तो दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो 24 जो है वो क्या बन जाएंगे, यहाँ से 24 बन जाएंगे HF, दैट्स राइट। और फिर क्या होता है यहाँ से देखिएगा बेटा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये जीनोन ये 4 जीनोन जो है वो अलग होते हैं यहाँ से 4xe, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है जीनोन की तो जीनोन भी बन जाता है। फिर बाकी का क्या बच गया, अभी ऑक्सीजन देखो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से ये दोनों मिलके एक O2, ये दोनों मिलके दूसरा O2, ये मिलके तीसरा O2, दैट्स राइट। तो यहाँ से थ्राइस क्या बन जाते हैं, O2। और अब 1 2 3 ये तीनों ऑक्सीजन इस जीनोन के साथ क्या बना देते हैं, XeO3, और ये 1 2 3 इस जीनोन के साथ क्या बना देते हैं, XeO3। इस तरीके से 2 जो है आपके पास में जीनोन ट्राईऑक्साइड बन जाते हैं, दैट्स राइट। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं इधर लिखूं तो आपको क्या करना है, XeF4 जो है वो लेना है 6, वाटर जो है वो आपको लेना पड़ेगा 12। दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, 6 जीनोन है तो 4 तो जीनोन ही निकल जाएंगे और 2 बनेंगे XeO3, और इसके अलावा 24 बनेंगे क्या, वाटर नहीं 24 क्या बनेंगे, HF, 24 बनेंगे यहाँ से HF, ठीक है। और साथ में 3 क्या हो जाएगी, या लीजिए। इस तरीके से आप जब किसका कराएंगे, जब आप XeF6 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और XeF4 का कराएंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो दोनों से जीनोन ट्राईऑक्साइड जो है वो बनेगा, ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाला, कौन सा, XeO3 बना लिया है, अब हमें क्या बनाना है, XeO2 और O2F2 और XeOF4 बनाना है, दैट्स राइट। अब जो है अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, अब जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ
XE ये बनाते हैं, XeOF4 एंड और क्या बनाते हैं ये XeO2F2, ये दोनों बनाते हैं। दैट्स राइट। ये दोनों कैसे बनाएंगे, ये हम बनाएंगे बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ये दोनों को बनाना है बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6। जो आपका XeF6 है ये वाला, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, तो आपने XeF6 लिया। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस आप 2 वाटर से कराओगे तो आपने 2 वाटर यहाँ से ले लिया, 2 वाटर आपने लिया। बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, 4H और 4F, तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा 4HF, और बच गया है XeO2F2। दैट्स राइट। और अगर आपने XeF6 लिया बट वाटर अगर आपने एक ही लिया है तो 2H और 2F यहाँ से निकलेंगे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से निकलेगा 2HF और बचेगा क्या XeOF4। ये लीजिए, इस तरीके से जब हम XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये दोनों बना सकते हैं। ये हो गया इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद में फिर आता है इनका स्ट्रक्चर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिर क्या आता है बेटा, इनका स्ट्रक्चर। और इनका जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स राइट। अभी हम पढ़ते हैं इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, किस किस का स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। नंबर 1 किसका, Xe, 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन। नंबर 2 Xe, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। और नंबर 3 XeO3। तो बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ जीनोन आपके पास में है, जीनोन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन जब जोड़ोगे तो आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है ये तो क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड। और फ्लोरीन 4 है ना, तो 1 2 3 4, एक लॉन पेयर। दैट्स राइट। ये लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर में कौन है, सेंटर में है जीनोन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन कितनी है यहाँ से, ऑक्सीजन जो है वो है 2, तो इसने डबल बॉन्ड बनाया, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया। ये लीजिए, दैट्स राइट। और फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे, एक क्या है लॉन पेयर। इसमें क्या है, सेम ऐसा ही इसमें है जीनोन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको ये क्या करना है, बार बार ट्राई करना है, बनाना है, तो आपको बेटा सारे के सारे आ जाएंगे। ऑक्सीजन 3 है ना, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लॉन पेयर। ये लीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ लॉन पेयर कितना है, 1, और बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4। और डबल बॉन्ड को एक यूनिट माना जाता है, ये 1 यूनिट ही होगा। कौन सी थ्योरी में, ऐसा हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा है तो डबल बॉन्ड पर इसे इलेक्ट्रॉन पेयर की एक यूनिट मानेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6। यहाँ से भी बोलिएगा लॉन पेयर कितना है 1, बॉन्ड पेयर कितना है 1 2, ये पूरा का पूरा एक यूनिट 3 और ये 4, तो बॉन्ड पेयर जो है वो है यहाँ से 4, दैट इज़ 5। लॉन पेयर यहाँ कितना है 1 और बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ 6 5। जब आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 4, 4 होंगे, तो 4 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp3। 5 होते तो कौन सा होता है sp3d, और 6 होते तो कौन सा होता है sp3d2। दैट्स राइट। 7 हो जाते तो कौन सा होता था sp3d3 हो जाता। ठीक है, अब sp3 में ज्योमेट्री कैसी होगी, तो sp3 में आपको पता है बेटा कैसा स्ट्रक्चर होता है, sp3 में स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। याद रखना है स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये जीनोन, और इस जीनोन पर क्या होगा, जीनोन जो है बेटा इस पर होगा एक लॉन पेयर। ठीक है, और बाकी के क्या होंगे, बाकी के होंगे 3 ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड बना के।
ये होगा इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। बट ज्योमेट्री कौन सी होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर तो यही रहेगा टेट्राहेड्रल, बट ज्योमेट्री कौन सी होगी। ज्योमेट्री को कंसीडर करने में लोन पेयर हटा दोगे तो ऐसे करके ये एक पिरामिड बन जाएगा, ऐसे करके एक क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे एक पिरामिड बन जाएगा। दैट्स राइट। तो ये क्या होगा, ज्योमेट्री कौन सी होगी, ज्योमेट्री जो है इसकी वो होगी पिरामिडल। यही इंपॉर्टेंट है पिरामिडल। जब sp3d2 होता है तो बेटा ज्योमेट्री कौन सी होती है, तो ज्योमेट्री जो होती है बेटा वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दैट्स राइट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप कैसी होती है बेटा, शेप जो है वो होती है टी शेप वाली। दैट्स राइट। कैसा होगा इसमें, इसमें ये जीनोन होगा, इस जीनोन पर देखिएगा क्या एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको दोनों के दोनों जो ऑक्सीजन हैं वो आपको प्लेन में रखने हैं, रिपल्शन कम लगे, और एक लोन पेयर ऐसे, जिससे ये बनेगा आपका ट्राइगोनल, और इसके परपेंडिकुलर आपको एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट ज्योमेट्री कौन सा होगा, ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे तो ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया, ऐसा यूँ हो करके, और यूँ क्या बन गया, ये बन गया सीसा ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बट ज्योमेट्री सीसा होगी, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बट ज्योमेट्री पिरामिडल होगी। अब ये बचा है आपके पास में sp3d2। ठीक है बेटा, इसमें देखो 4 आपके पास में ये एक ऑक्सीजन है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा, टोटल 6 हो गए ना, 6 में आपका ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे जीनोन, और ये जो जीनोन है इस जीनोन पर बेटा एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। और ये 4 के 4 क्या मिलके बना लेंगे, एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अब बचे कौन है, 4 के बाद एक ऑक्सीजन एक लोन पेयर, तो परपेंडिकुलर क्या कर दीजिएगा, एक ऑक्सीजन बना दीजिएगा और एक लोन पेयर लगा दीजिएगा, ये लीजिए। ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बना हुआ है, लेकिन जब ज्योमेट्री बनाओगे तो इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे और इसको भूल जाओगे, तो ऊपर देखिए इनको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। और पिरामिड किस पर बना है, स्क्वायर पर, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। दैट्स राइट। स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल बट ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। ये हुआ है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स। ठीक। इसके अलावा एक बार एग्ज़ाम में इनके अलावा एक कंपाउंड और भी बनता है जो पूछ लिया जाता है, और वो कौन सा है, वो होता है XCOF4। अब बताइए ये कैसे बनेगा XCOF4। तो XCOF4 में क्या होगा, ये जीनोन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनोन के वैलेंस सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे डबल बॉन्ड O, इससे भी डबल बॉन्ड O, इससे भी डबल बॉन्ड O, इससे भी डबल बॉन्ड O। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर यहाँ 4, लोन पेयर यहाँ 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। और 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। और sp3 होगा तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्ट्रक्चर कौन सी होगी, बता सकते हैं। इस जीनोन पर एक डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, चौथा, ये लीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों की दोनों होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आई थिंक आपको सबको ये समझ में आया होगा। 2-3 बार इनका प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। और इसके साथ में आपका ये जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, ये पी ब्लॉक चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। दैट्स राइट। अभी जो आज हमने पढ़ा है इसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बेटा, हमने जो आज स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था हमने यहाँ से 18 ग्रुप के एलिमेंट से।
दस राइट 18 ग्रुप के एलिमेंट से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। पहले हमने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी कौन कौन से होते हैं। 18 ग्रुप के एलिमेंट यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, इसमें पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ठीक है, डेल EGH इनका क्या होगा, पॉजिटिव होगा पहली बात तो, और डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, यूनी एटॉमिक होती है, वाटर में स्प्रिंगली सॉल्यूबल होती है, MPBP लो होता है क्योंकि वीक डिस्पर्जन फोर्स लगता है इसलिए। फिर हमने इनकी पढ़ी फर्स्ट कंपाउंड 1962 में किसने बनाया, नील बार्टलेट ने बनाया। कैसे बनाया, ऑक्सीजन की रिएक्शन पहले P2F6 से कराई और एक कलरफुल कंपाउंड ये बना। फिर उसने देखा कि जितना ऑक्सीजन का IE है उतना ही जीनोन का होता है, तो क्यों ना ऑक्सीजन की जगह जीनोन लगा दें। तो जीनोन लगा करके उसने रेड कलर का फर्स्ट आयनिक कंपाउंड जीनोन का बनाया। फिर क्रिप्टॉन को भी बनाए जाने लगे और आजकल तो इनके बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो बनाए जाते हैं। दस राइट। फिर हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ रहे थे और उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड में भी जो हमने पढ़े वो पहले कौन से कंपाउंड पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड। और जीनोन और फ्लोरीन जो था बेटा, जीनोन और फ्लोरीन इनके कौन कौन से कंपाउंड हमने पढ़े, तो हमने कहा जीनोन फ्लोरीन के 3 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन में, जब आप जीनोन ज़्यादा लेते हो तो XeF2 बनेगा, फ्लोरीन ज़्यादा लेते हो 1:5 में तो XeF4 और 1:20 में तो XeF6 बनता है। इसके अलावा XeF4 लिया, फ्लोरीनेटिंग एजेंट लोगे तो भी XeF4 बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। किसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये बेटा वाटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है ऑक्सीजन में। इसके अलावा ये फ्लोरीन डोनर और फ्लोरीन एक्सेप्टर दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। फिर हमने पढ़ा इनका स्ट्रक्चर किस किस का, XeF2 का, XeF4 का, XeF6 का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको पता होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता होना चाहिए। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 हो गए हैं। 10 राइट, 5, 6, 7 हो गए हैं। अब 5, 6, 7 हो गए तो क्या आप इनका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। 5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d होता है। ठीक है, 6 में होता है sp3d2, 7 में होता है sp3d3। ठीक है, 2 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हों, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हों, एक कभी होगा ही नहीं, 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, sp2 sp3, 5 हो तो कौन सा होगा sp3d या फिर कौन सा होता है dsp3, बट ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है। 6 हो तो कौन सा होगा sp3d2 और 7 हो तो sp3d3, 8 नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। बस यही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब उनको अरेंज करके आपको उनका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों चीज़ सीखनी पड़ेगी। 10 राइट। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जीनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड हमने पढ़े हैं। 10 राइट। जीनोन फ्लोरीन के कंपाउंड में हमने कहा कि जीनोन और फ्लोरीन के कितने टाइप के कंपाउंड बनते हैं, तो मेजर 3 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। अगर जीनोन के ऊपर बेटा 6 फ्लोरीन है तो 1 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, 2 या 3। ठीक है, तो 3 कंपाउंड बनेंगे। पहले हम बनाते हैं XeO3 जो कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से बनेगा XeF4 और XeF6 से। ठीक है, दूसरा हम बनाते हैं XeF4 और XeO2F2 जो कि XeF6 के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनेगा। फिर आता है इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। बस याद रखना है कि जो है उतने ही जोड़ दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन के साथ में। डबल बॉन्ड को एक यूनिट की तरह मानिए, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मानिए, जिससे आप इनके हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री दोनों बता सकते हैं। 10 राइट। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता। अच्छा, यहाँ पर अब आप इनके यूजेज भी पढ़ सकते हैं कि किस किस के क्या यूज होते हैं, बता सकते हैं इनमें से क्या क्या इनके एप्लीकेशन से क्या यूज हैं। हीलियम कहाँ काम आता है, ये कहाँ काम आता है। हीलियम बहुत लाइट होता है इसलिए बैलून्स में काम आता है बेटा। ठीक है, नियोन कहाँ काम आता है, नियोन जो होता है, नियोन जो है बेटा ये फ्लोरोसेंट लैंप बनाने में काम आता है। फ्लोरोसेंट लैंप बनाने में काम आता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब में काम आता है। आर्गन कहाँ काम आता है, आर्गन ट्यूबलाइट में काम आता है। ये 1-2 इनके एप्लीकेशन से जो आपको जानकारी के लिए याद रखने हैं। इसके साथ चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ D and F ब्लॉक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।